धक्के से बिठा रखा है पढ़ने को। यहाँ कौन सा फंसी पड़ी है पढ़ने की। स्कूल तो लग नहीं रही है, लगने हैं भी नहीं, पता नहीं हो क्या रही है। सारा कुछ हो रही है जो मेरे साथ ही हो रही है, जब मैं 12th में हो रहा तभी हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है। अरे यार किस बात की पढ़ाई जब पता ही नहीं पेपर होने हैं कि नहीं होने हैं। थोड़ा सा पढ़ूंगा उसमें, छोड़ना यार, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए पबजी खेलूं? नहीं, कुछ और भी उससे भी अच्छा। क्या? अरे हाँ, क्या हो रिया है, रिया चक्रवर्ती, रिपब्लिक भारत, वो देखता हूं, मस्त है एकदम। रिपब्लिक भारत, वाह, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत क्या हो रिया है। ये क्या हो रिया है? ये तो केमिस्ट्री सिखा रिया है। हाँ, ये केमिस्ट्री सिखा रही है। वाह, छोड़ राहुल केमिस्ट्री कैफे को, अर्नब गोस्वामी केमिस्ट्री सिखा रिया है। सीबीडी, सीबीडी कैनाबिडायोल, वाह, ये तो ऑर्गेनिक सिखा रिया है। टेट्राहाइड्रोकार्बिनोल, टेट्राहाइड्रोकार्बिनोल नहीं, टेट्राहाइड्रो, ये नई चीज है, कैनिबायोल। मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। क्या खतरनाक केमिस्ट्री सिखा रही है। भांग के पौधे में इतनी अच्छी केमिस्ट्री, वाह, मजा आ गया। कितना ज्ञान मिल रही है। स्कूल की केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है। मस्त चीज है। क्या, वाह, दीपिका पादुकोण केमिस्ट्री सिखा रही है, केमिस्ट्री खा रही है, मजेदार मजेदार। गांजा खा रही है, चरस खा रही है, हशीश, सब हो रही है, मस्त हो रही है भाई। जीके, क्या बात है। एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा सोर्स रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत। छोड़ राहुल केमिस्ट्री कैफे को, मजे लेते हैं इस पे। क्या हो रिया है, क्या नहीं हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में अपन ने क्या डिस्कस किया है। डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रखा था। डी एंड एफ ब्लॉक में से डी ब्लॉक को स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, और उसके बाद अपन शिफ्ट कर गए किस पे, उनके एलिमेंट्स पे। कौन कौन से ट्रांजिशन सीरीज हैं, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, उनको 3D 4D 5D एंड 6D ट्रांजिशंस भी बोलते हैं। उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, साथ में उनकी कॉन्फ़िगरेशन को सीखा, और कॉन्फ़िगरेशन को सीख के हमने क्या मोरल ऑफ स्टोरी निकाल दिया, हमने एक ही मोरल ऑफ स्टोरी निकाल दिया कि कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है बेसिकली किसकी, 3D सीरीज की। किसकी? 3D सीरीज की। और उसमें क्रोमियम एंड कॉपर का एक स्पेशल केस बनता है अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन का। क्यों? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बिल्कुल जो इससे पिछले वाली वीडियो है उसमें अपन ने क्या डिस्कस करा है, उसमें अपन ने सिर्फ एक ही टॉपिक को उठाया था, एटॉमिक साइज। उसको इतना हाईलाइट क्यों करा गया, क्योंकि उसमें एक खास बात है। यूजुअल ट्रेंड क्या है बेटा एटॉमिक साइज का? यूजुअल ट्रेंड एटॉमिक साइज का है, साइज पहले बड़ा होगा, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो छोटा 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 होता जाएगा, यानी कि साइज डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। दिस इज द यूजुअल ट्रेंड, दिस इज द यूजुअल ट्रेंड। बट उसमें अपन ने क्या देखा कि देयर इज अनयूजुअल ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? अनयूजुअल। साइज पहले डिक्रीज होता है, देन कांस्टेंट हो जाता है, और एंड ऑफ द सीरीज में बड़ा हो जाता है। एंड ऑफ सीरीज में बड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो हमने उस होता में एक गोचा डाला, और वो गोचा था स्क्रीनिंग इफेक्ट का गोचा। वो किसका था गोचा? स्क्रीनिंग इफेक्ट का गोचा था कि व्हेन स्क्रीनिंग इफेक्ट कम्स इनटू अकाउंट इट कंपनसेट्स द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज में क्या है, अनयूजुअल ट्रेंड देखने को मिलता है। साइज में कौन सा ट्रेंड देखने को मिलता है? अनयूजुअल ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज मेरे को डिस्कस करनी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन कंटेक्स्ट टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बेटा? मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
चलो, तो हमने आज क्या डिस्कस करना है, मेटालिक करैक्टर डिस्कस करना है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये तो हमें पता ही है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, मेटल्स हैं। एक बार माइक चेक कर लो। हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स के होने से किस प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो आपके दिमाग में आ जाती हैं वो सारी आनी चाहिए। छोटे होते टीचर ने सिखाया मेटल सॉलिड होता है, हाँ जी मेटल सॉलिड होता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन सा, लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है। वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन सा, लिक्विड है, सॉलिड ही तो है। ठीक है, मेटल के पास लस्टर होता है, बिल्कुल ये लस्टरस है। मेटल के पास डक्टिलिटी होती है, बिल्कुल ये डक्टाइल है, कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। मेटल मेलिएबल होता है, बिल्कुल ये मेलिएबल है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, डी ब्लॉक की जो भी प्रॉपर्टीज हैं मेटल के साथ मैच करती हैं, जैसे कि सॉलिड, लस्टर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड एट द एंड अपन कह सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ रही हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मेटल्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। और सॉलिड स्टेट में अपन पढ़ते हैं कि जो सॉलिड है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। तो ये भी अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जैसे कि HCP होती है, BCC होती है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये शेप बन जाती है। इनकी HCP है, CCP है, तो इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है और इनकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होती हैं। इनकी क्या है बेटा, अगर सॉलिड में है तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी बेटा, शेप्स भी होंगी। ऊपर से ये टिपिकल मेटल के तरह बिहेव करते हैं। थर्डली इसमें अपन एक बात कह सकते हैं, यूं तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, यूं तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी की, जिंक, कैडमियम, मरकरी की टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी हाई नहीं होती। जिंक, कैडमियम, मरकरी की टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी हाई नहीं होती। ऐसा होता क्यों है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल से हमें मतलब है कि कोई चीज सॉलिड फॉर्म में हो और सख्त हो, है ना। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो बेटा, हाई हो। ठीक है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का किससे लेना देना है, कब कोई मेटल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है, वो अपन को डिस्कस करना है कि मेटल कैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होता है, किस केस में मेटल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, किस केस में मेटल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर की बात करनी है तो एक बात याद कर लेना बेटा, मेटल और मेटल में हमेशा मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं, मेटल और मेटल में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर मैं कॉपर मेटल्स की बात करूं, ठीक है, कॉपर मेटल की बात करूं, कॉपर मेटल में एक एटम तो होगा नहीं, एक कॉपर, दूसरा कॉपर, तीसरा कॉपर, चौथा कॉपर, कॉपर ही कॉपर होंगे। और वो कॉपर और कॉपर एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, वो मेटालिक बॉन्ड है बेटा। वो कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, अब वो मेटालिक बॉन्ड कितना कुछ ज्यादा स्ट्रांग है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो मेटालिक बॉन्ड कितना कुछ ज्यादा स्ट्रांग है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। उनको तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी है वो क्या होगी बेटा, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। कौन से मेटल्स में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन से मेटल्स में बॉन्ड वीक होता है, ये अपन को डिस्कस करना है, ये अपन को डिस्कस करना है। क्योंकि जिन मेटल्स में इंटरमेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है, वो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रहती है। वो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है बेटा, हाई रहती है। जरा देखते हैं कैसे।
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का किससे लेना देना है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का किससे लेना देना है? जरा मेरे साथ इस चीज को अच्छे से दिमाग में अपने कोट कर लेना। क्या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का लेना देना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का लेना देना किससे बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। बेटा बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? ठीक है, बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? केमिकल बॉन्डिंग की बात याद करें तो, ठीक है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी? बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी? ठीक है, तो बॉन्डिंग यानी कि ओवरलैपिंग। ठीक है, बॉन्डिंग क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज तो है। ठीक है, ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा? ज्यादा रहेंगे। अब स्कैंडियम को देख लो, 3d1 4s2, 3d1 4s2, and after that just move to the titanium, 3d2 4s2, then vanadium 3d3 4s2, then chromium 3d5 4s1, then manganese 3d5 4s2, then copper, sorry बेटा iron 3d6 4s2। अब यहां पे देखो बेटा, इसके पास d ऑर्बिटल में स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हैं? 2 हैं। इसके पास कितने हैं? 3 हैं। इसके पास 5 है और एक एस में भी पड़ा है। एक किस में पड़ा है बेटा? एस में भी, वो भी अनपेयर्ड है। इसके बाद फिर 5 है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्रोमियम के पास हुए ना। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ बेटा? क्रोमियम के पास। यानी कि क्रोमियम एंड क्रोमियम में, यानी कि क्रोमियम एंड क्रोमियम में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। एक क्रोमियम एटम की दूसरे क्रोमियम एटम से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, क्योंकि एक मेटल का अगर आपके सामने विजिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उस मेटल के स्ट्रक्चर को जो आपके सामने है, जो मेटल आपके सामने पड़ा है, उसमें तो इनफाइनाइट एटम्स होने वाले हैं, मिलियंस एटम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, और वो बॉन्डिंग इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो, ठीक है, पहले बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 1 2 3 के बाद 6, फिर 5, फिर क्या है? ये 6 नहीं है बेटा, डी में देखोगे तो कितने अनपेयर्ड आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए जो जिंक है, जिंक क्या है बेटा? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है 3D सीरीज में। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा है ही नहीं। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही क्या रहेगी? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। तो आज हम सीख के जा रहे हैं कि क्रोमियम में, सिर्फ क्रोमियम में 3D ट्रांजिशन में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रोमियम। क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सबसे ज्यादा क्या है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा क्या है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सबसे ज्यादा क्या है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज की, तो इसमें मैं बात करूंगा मॉलिब्डेनम की, और इसमें मैं बात करूंगा बेटा टंगस्टन की। किसकी बात करूंगा बेटा? टंगस्टन की। ठीक है, तो ये याद रख लेना बेटा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन लोगों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट इज व्हाई दे आर हैविंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। दे आर हैविंग द
मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं कह दूं कि हाँ मुझे पता है कि जिंक कैडमियम मरकरी, इवन तो मरकरी तो लिक्विड ही होता है, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। ऐसा क्यों होता है? हम सब जानते हैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 है। अगर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है तो डी में जख्म जाने के लिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा वीक रहेगी बेटा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक रहेगी बेटा, ठीक है। हाउ दिस इज रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन? ये कॉन्सेप्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से कैसे रिलेटेड है? लेट अस सी कि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से कैसे रिलेटेड है। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, उतनी क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है? आप जोर लगाओ एटम टूटे, आप जोर लगाओ एटम टूटे, ठीक है। अब एटम तो टूटने का नाम नहीं ले रहा, आयरन को तोड़ के देख लो, ठीक है, नहीं टूटता है, ठीक है। कोई गेट में सिर भिड़ा दे, ठीक है, नहीं भिड़ेगा, सिर फूट जाएगा पर आयरन नहीं टूटेगा, सिर तो भिड़ ही जाएगा, ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है? दैट इज डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से वो एक एटम और दूसरे एटम जो दिखता ही नहीं है वो बड़ी क्लोजली पैक हो गए, बट चिपक गए, बहुत क्लोजली पैक हो गए, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? उनको दूर करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, उनको दूर करने के लिए एनर्जी जो चाहिए। अब उनको दूर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पहले इतने पावरफुल हैं, उनको दूर करने के लिए एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बिल्कुल सही हो कि उनको दूर करने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। उनको दूर करने के लिए वो एनर्जी क्या है, ज्यादा रिक्वायर्ड है। यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उतने ही ज्यादा क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है? आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, उसके एटम्स अलग करने हैं, ऐसे सौखा थोड़ी है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हिला के दिखा दो, अब हिला के दिखा दोगे, नहीं हिलेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा, अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा तो बहुत जोर आएगा तोड़ने में, तो तोड़ने में बहुत जोर आएगा तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। बट ऑन द कंट्रारी जिंक कैडमियम मरकरी में ऐसा नहीं मिलता। जिंक कैडमियम मरकरी में ऐसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो जिंक कैडमियम एंड मरकरी है ना, ठीक है, उनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उनमें तो बिल्कुल ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, जिंक कैडमियम मरकरी का केस है, ठीक है। तो सभी अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, कोई एफसीसी में, कोई बीसीसी में, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी की टिपिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती हैं। जिंक कैडमियम मरकरी की क्या होती है बेटा, टिपिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। तो ये है इसका रीजन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ने का क्या मतलब है, इंटर जो एटॉमिक अट्रैक्शंस हैं वो बड़ी हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा जोर आया, अब जोर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बेटा, बढ़ती है। टेंसाइल, अब इसके साथ बिल्कुल ही मिलता जुलता टॉपिक है, वो कवर करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने सुना है मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो छोटे होते बता दिया था सर आपने, 9th में ही ज़्यादा रहता है, आप क्या उछल रहे हो? क्यों रहता है पॉइंट, क्यों रहता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड पे बाद में जाएंगे, पहले क्यों रहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। उसका एक रीज़न है, क्या? जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटम पास में रहेंगे, मेटल पास में आ जाएंगे, क्लोजली जुड़ जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग या बॉइलिंग क्या, उनको दूरी तो करना है, जोर ज्यादा आएगा ना,
जो ज्यादा आएगा, जिनमें एकता ज्यादा है, यूनियन ज्यादा है, अच्छे से यूनाइटेड है, उनको हिलाने में जोर भी क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। उनको हिलाने में जोर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मेल्ट करना है उसको पिघलाना है, मेल्ट करना है उसको क्या करना है, पिघलाना है। पिघलाने में क्या, एटम्स को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। एटम्स है, हिला के दिखा दे, ठीक है, सीधा बोलते हैं बाप का है तो हिला के दिखा दे। क्या है, डर लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो मेटल्स क्या है, स्ट्रांगली बाउंड है। वो मेटल्स क्या है, स्ट्रांगली बाउंड है। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, किस केस में मेटल स्ट्रांगली बाउंड रहता है, किस केस में मेटल क्या है बेटा, स्ट्रांगली बाउंड रहता है। आप कहोगे कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसमें क्या ज्यादा होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यस, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसी केस में जो मेटल है वो स्ट्रांगली क्या रहता है, बाउंड रहता है। एक मेटल दूसरे मेटल से, दूसरे मेटल तीसरे मेटल से, दूसरा मेटल तीसरे मेटल से। यानी कि as the number of unpaired electron increases, as the number of unpaired electron increases, electron increases, तो क्या होगा, bonding becomes stronger, bonding between metal becomes stronger, between metal atom becomes stronger, stronger, जिससे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीजेस, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ी तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जोर चाहिए एटम्स को अलग करने के लिए। यानी कि ट्रेंड सेम ही होना चाहिए। ट्रेंड क्या है, सेम ही होना चाहिए। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है ट्रेंड। सबसे पहले जरा इधर ध्यान दें, स्कैंडियम के पास 3d1 4s2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है, और ये तो पेयर्ड है, ठीक है। फिर टाइटेनियम में चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3d2 4s2, ठीक है। देन वनेडियम में 3d3, ठीक है। देन क्रोमियम में, ये क्रोमियम में आ गया 3d5 4s1, यानी कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देन क्रोमियम के बाद अपना आएगा मैंगनीज 3d5 4s2, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है, और 2 पेयर्ड यहाँ पे। देन मैंगनीज के बाद कौन आ गया, आयरन 3d6 4s2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है। अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उससे अगले वाले में ये भी, एंड में क्या, ये भी चला जाएगा। एंड में क्या होगा बेटा, सारे ही फिल हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा ये क्रोमियम, ठीक है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा क्रोमियम का, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस यू आर राइट, इसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई रहता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई रहता है, ठीक है। तो अगर अपन इसको देख के ग्राफ अज्यूम करें, ठीक है, तो हमें लगता है ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, इसको भर देता हूं। इधर एटॉमिक नंबर 21 to 30 एंड हेयर इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कि स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है,
ठीक है, तो कम से स्टार्ट कर लो, ठीक है, और ऊपर आएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आएगा यहाँ पे क्रोमियम के बाद क्या आना चाहिए, मैंगनीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ, 21 टू अगर 30 में यहाँ लिख लूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, बट एक्चुअली में, ठीक है, हम देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर आयरन में तो 4 ही है, ठीक है। मैंगनीज और आयरन से, ठीक है, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए कायदे के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, भी 2 घंटे से आधे घंटे से एक ही बात कर रहे हो जी, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो ये होगा, वो फलां होगा, वो ढक्कन होगा, ठीक है। क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाईएस्ट है 3D सीरीज में, ये वेरीफाइड है एज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्रोमियम के बाद, क्रोमियम में अगर 6 है तो मैंगनीज में 5 है, हक किसका बनता है अभी क्रोमियम के बाद आने का, मैंगनीज का ही तो बनता है, किसका बनता है, मैंगनीज का तो बनता है। बट ऐसा नहीं होता, जैसे ही अपन ग्राफ देखते हैं तो मैक्सिमम किसका आता है, कॉपर के आने के बाद ग्राफ में एक डिप मिलता है अपन को। ग्राफ में क्या मिलता है बेटा, एक डिप मिलता है। डिप मिलने का मतलब, ठीक है, आयरन का ज्यादा रहेगा, आयरन का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब ये डिप क्यों आया ग्राफ में, अब ये डिप ग्राफ में क्यों आया, ठीक है। कॉपर के बाद मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होना चाहिए, कॉपर में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज में 5 है, आयरन में 4 है। अब मैं पूछूं आयरन और मैंगनीज में कौन मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो आप कहोगे, आप ही तो कह रहे हो, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। बट माय डियर स्टूडेंट, हियर इज वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, तीनों सीरीज में यहाँ पे एक डिप देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तीनों सीरीज में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। थर्ड सीरीज में, 3D सीरीज में रहेगा क्रोमियम का, ठीक है, फिर रहेगा मॉलिब्डेनम का एंड देन रहेगा टंगस्टन का, बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन एज द मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड द रहीनियम। यहां पे क्या आएगी बेटा, यहां पे आएगी एक एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो मैंगनीज के केस में ज्यादा परमानेंस होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट सच एज द रहीनियम। जो 4D एंड 5D सीरीज में वो एलिमेंट है उसमें वो इतनी एक्सेप्शन परमानेंस नहीं होती, ठीक है। तो कहां पे ज्यादा परमानेंस होती है, वो होती है मैंगनीज के केस में। कहां परमानेंस होती है, मैंगनीज के केस में। मैंगनीज के केस में ऑब्जर्वेबल होता है कि यहां पे क्या रहेगा बेटा, आपकी एक्सेप्शन आएगी। अगर मैं कहूं वैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, 5D सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, 5D सीरीज के एलिमेंट का वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 3D, एज कम्पेयर टू 4D। तो ऐसे ट्रेंड फॉलो होता है। बट अगर हम इस एक्सेप्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें ये एक्सेप्शन क्यों आया, हाँ, एक्सेप्शन ऊपर वाले में भी आता है, एक्सेप्शन ऊपर वाले में भी आता है, रहीनियम में भी ये गड़बड़ होती है, पर वहाँ पे इतनी परमानेंस नहीं होती, इतनी शो नहीं होती, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। बट 3D ट्रांजिशन सीरीज में मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली काफी लो रहता है एज कंपेयर टू आयरन। उस चीज को डिस्कस करते हैं, वो कैसे। तो मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D5 4s2, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड, आप इसको बड़े अच्छे से समझना, हाफ फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल, यानी कि जो न्यूक्लियस भाई साहब है, ठीक है, ये बहुत खुश है, इसका जो एटम है बहुत खुश है कि मैं तो स्टेबल हूं। अपने को तो हमारे बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि वो लोग तो स्टेबल होते हैं जिनके बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते, कहने में होते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे तो मेरे कहने से बाहर जाएंगे ही नहीं। 3D5 4s2, ठीक है, मेरे बच्चे तो मेरे कहने से बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी मान लेते हैं कि हम स्टेबल है, हमें कोई बॉन्डिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर बॉन्डिंग ना हुई
अगर बॉन्डिंग ही ना हुई, अगर बॉन्डिंग ही वीक हुई, ठीक है, तो क्या होगा? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या अचार डालोगे? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या अचार डालोगे? बॉन्डिंग ही वीक है भाई। बॉन्डिंग क्यों वीक है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। ये मेरे कहने वाले सुपुत्र हैं जो, ठीक है, हाफ कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करते ज़्यादा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज नहीं करते तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग प्रॉपरली, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है बेटा, छोटी मोटी बात नहीं है। हाफ फील्ड है तो क्या हो गया? बॉन्डिंग में तो पार्ट लेना चाहिए, बट हाँ ऐसा है, ठीक है, दे डू नॉट पार्ट, ये नहीं लेते हैं उसमें पार्ट, ये बॉन्डिंग में प्रॉपरली, ये नहीं कहता कि लेते नहीं है, ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं शो करते जितने दूसरे एलिमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको वो नहीं है, शांति मिली हुई है इनकी आत्मा को, नहीं करेंगे, ठीक है। हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये बॉन्डिंग में उतना पार्ट नहीं लेते। अगर बॉन्डिंग में उतना पार्ट नहीं लेते तो बॉन्डिंग तो कंपैरेटिवली वीक रहेगी। अगर बॉन्डिंग वीक रह गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मल पे डिप आ जाता है। एक एक्सेप्शन है मैंगनीज का, ठीक है। तो ये हाईलाइट रेड तो कोई आज तक पूछता नहीं है ऐसा रीजन क्यों है, बट इसका रीजन है क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में लाई कर रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में लाई कर रहा है। आज का अगर मैं रिवीजन करवाना चाहूं तो इसमें एक मैं और बात ऐड कर देता हूं, जिंक और कैडमियम पर्टिकुलरली क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, क्योंकि जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, ठीक है। और मरकरी भाई साहब तो अपन को पता ही है इतनी वीक बॉन्डिंग शो करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ही आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक -36 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है बेटा? -36 डिग्री सेल्सियस। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने तो एक ही चीज करवाई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बिकॉज दे आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो मैंने करवाया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हाँ जी, मैंगनीज पे एक्सेप्शन आएगा, डिप आएगा, एनसीईआरटी में डिप दिया हुआ है, वो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लेस लोकलाइज्ड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग प्रॉपर्ली, हेंस thereby there is a less boiling point, melting point as compared to the, and there is a dip in the graph. That's all. Thank you and have a nice day.